हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, हमने सिमिलरिटीज पढ़ ली थी। तो हमने 3 सिमिलरिटी पढ़ी थी, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल। रिमूवेबल और जो पोल वाली सिमिलरिटीज जो हमारी होती है ये हमेशा आइसोलेटेड होती है, लेकिन जो एसेंशियल सिमिलरिटी होती है वो हमारी आइसोलेटेड भी हो सकती है एंड नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। तो ठीक है, आज की इस क्लास में हम पहले 2-3 तो इस तरह से थ्योरम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो हमारे जो हमने सिमिलरिटीज पढ़ी हैं इनकी आइडेंटिटी हमें बताए कि हम किस तरह चेक करेंगे या किस तरह हम पहचान सकते हैं हमारे फंक्शन को देखकर कि कौन सी सिमिलरिटी है। इसके बाद हम कुछ इनके एल्जेब्रा से रिलेटेड भी बात करेंगे। यदि 2 फंक्शन है उसके पास दोनों के पास जीरोस हैं तो उन दोनों का डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन किस तरह से जीरो रखता है, या पोल है तो किस तरह से पोल में वर्क होता है, और इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले उन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं हम, और थ्योरम है हमारी पहली रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम। पहली थ्योरम है रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम। नाम से पता लग रहा है ये थ्योरम हमें हमारे सिंगुलरिटी के बारे में ये बताएगी कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होने वाली है, ये हमें इसके बारे में बताएगी। फंक्शन पे क्या कंडीशन लगाएंगे हम, क्या बात होगी, देखिए। माना कि लेट इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डिलेटेड नेबरहुड ऑफ, या हम सीधा लिख देंगे इफ एफ जेड इज एनालिटिक in domain D में से हमने A को बाहर कर दिया, यानी डिलेटेड नेबरहुड ऑफ A का A है जो उसका डोमेन बन रहा है उसमें से A हटा दिया हमने। हम पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं, नेबरहुड की करते तो डायरेक्ट लिख देते डिलेटेड नेबरहुड ऑफ A। हम नेबरहुड में भी चेक कर सकते हैं, वैसे पूरे डोमेन की बात की है तो यहाँ पे हम डोमेन की बात कर लेते हैं। And f z is bounded in deleted neighborhood। f z कैसा है हमारा, बाउंडेड है। f z एनालिटिक है हमारे इसमें, इसका मतलब डिलेटेड नेबरहुड का मतलब हो गया कि उस जीरो लेस देन मोड जेड माइनस टी लेस देन डेल्टा, यानी कि बी नहीं, हमने पॉइंट कौन सा लिया है, ए पॉइंट। तो यानी ए पॉइंट हमने लिया है, यानी एक सर्किल यदि हम बना रहे हैं तो उसमें वो पंचर्ड है सेंटर पे से। ए जो उसका सेंटर लेके यदि हम नेबरहुड सर्किल टाइप बना रहे हैं तो उसमें से ए हमने बाहर निकाल दिया। तो ये बात हो गई। तो हमारी ये थ्योरम हमें बताती है देन दिस थ्योरम इज सेज आइदर एफ जेड is analytic at z बराबर a और has removable singularity at z बराबर a। तो ये थ्योरम हमें बताती है कि हमारा फंक्शन यदि एनालिटिक है, उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया है ना, उसको छोड़ के बाकी सभी जगह एनालिटिक है, साथ के साथ डिलेटेड नेबरहुड में वो बाउंडेड भी है, तो या तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे भी एनालिटिक हो जाने वाला है या फिर
उस पॉइंट पे हमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी। तो ये कहती है हमारी रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम। सेकंड, हम पोल के एग्जिस्टेंस के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो थी एक पोल के लिए क्या थी, ए फंक्शन वही रिजल्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for fz has pole at z बराबर a is limit z tending to a mod fz बराबर इंफिनिटी। ये स्टेटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट इंफिनिटी आ रही है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है इस पॉइंट पे पोल रखता है। पर ये हमें ये नहीं बता रहा कितने ऑर्डर के पोल रखता है, तो ये हम फर्दर चेक करेंगे। कैसे, वो हम पोल सिंगुलैरिटी जब हमने पढ़ी थी तो हम पूरी बात पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा रिजल्ट है कैसोराटी-वाइट्रास थ्योरम। ये हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में बताएगी। तीसरी है कैसोराटी-वाइट्रास थ्योरम। ये हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में बताएगी। और कौन सी एसेंशियल के बारे में बताएगी, ये हमें बताएगी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी के बारे में। इसका पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ z बराबर a is the isolated singularity of fz, then given numbers डेल्टा एंड एप्सिलॉन, दो नंबर्स हमें गिवन होंगे इस तरह से, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, हाउएवर स्मॉल एंड डेल्टा और एप्सिलॉन दो नंबर ऐसे मिलेंगे, ये कितने भी छोटे हो सकते हैं, हाउएवर स्मॉल एंड एक नंबर हमें ऐसा मिलेगा, ए नंबर बी, नंबर कौन सा है, बी, सच दैट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट किस तरह होगा, एक नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो, ये नंबर हमारा है कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से एक नंबर हम लेंगे तो any number b belongs to C, there exists z such that mod z minus a less than delta implies mod f of z minus b less than epsilon। ये कहता है हमारा कैसोराटी-वाइट्रास थ्योरम। ये थ्योरम एक्चुअली में क्या रही है, देखिए ये थ्योरम हमें कह रही है, हमें यदि किसी पॉइंट ए पे, कोई एक पॉइंट है ए पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी,
पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो हम पूरे कॉम्प्लेक्स उसके लिए डेल्टा और एप्सिलॉन तो हमारा कैसे है, कोई भी छोटे से छोटा नंबर है, कोई पॉइंट है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ए पॉइंट है, ठीक है, और हम कोई भी छोटे से छोटा डेल्टा ले लें तो इसके नेबरहुड में हमें एक जेड ऐसा नंबर मिलेगा, कितने भी छोटे से छोटा नेबरहुड ले, एक कॉम्प्लेक्स जो ये बी नंबर है ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कहीं से भी आ सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक जो हमारा सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट है इसके पास हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी नंबर ले तो उसकी इमेज माइनस उस नंबर से कोई भी कितनी भी हम उनको बराबर ला सकते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि यदि इसके पास कोई सिंगुलैरिटी है ए पे, तो जेड जो नंबर है हमें एक ऐसा जेड जरूर मिल सकता है कि इसके नेबरहुड में जो जेड मिलेंगे इस तरह के मिलेंगे कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की इमेज को अपने पास ले आएंगे। देखो एफ जेड का बी से का जो डिफरेंस है उसका एप्सिलॉन से कम होने का मतलब क्या है, एप्सिलॉन को हम जीरो की तरफ टेंड कराते हैं, बहुत छोटा है, इसका मतलब इस एक हमें पॉइंट इस तरह से मिल रहा है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी नंबर ले लूं तो एक जेड इसके नेबरहुड में ऐसा मिलेगा कि एफ जेड बराबर बी होगा, यानी इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट है उन सब की इमेज में पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आने वाला है। ये थ्योरम कुछ इस तरह कह रही है, या फिर इसे हम एक इस तरह और लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, ओपन बोल बनाकर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ये थ्योरम को हम थोड़ा इजी वे में इस तरह लिख सकते हैं, इफ एफ जेड हैज isolated essential singularity at z बराबर a, then इमेज किसकी, इमेज निकालेंगे उस फंक्शन के अंदर किसी ओपन बॉल की जिसका सेंटर क्या है, ए है, जिस पॉइंट पे हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है, एंड रेडियस कितनी है, बहुत छोटी रेडियस है, उस पूरे की जो इमेज है वो हमारी पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रही है, इस तरह हम कह सकते हैं। यानी कि जो ए का जो नेबरहुड है उसके अंदर नेबरहुड में जितने पॉइंट है, जितना छोटे से छोटा मैं नेबरहुड बनाऊं, जितने उसमें पॉइंट है वो सारे पॉइंट की यदि इमेज निकालते हैं तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेजेस है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर करती है, यानी हर कॉम्प्लेक्स प्लेन का हर पॉइंट हमें मिल जाता है, ये कहती है हमारी ये थ्योरम। तो ये आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ रिजल्ट्स पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया जीरोस और पोल से रिलेटेड हम दो फंक्शंस पे लेके बात करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि किसी फंक्शन के पास जीरो है तो उस फंक्शन को किस तरह हम लिखते हैं, और किसी फंक्शन के पास पोल है तो हम उसे किस तरह लिखते हैं। तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट डाल के, रिजल्ट लिख के, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं आप। इफ एफ जेड has pole of order m, then हम fz को कैसे लिखते हैं, fz बराबर फाइव जेड अपॉन जेड माइनस पॉइंट तो दिया ही पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a पॉइंट, देन z माइनस a रेज टू पावर m where phi of a is not equal to 0 and phi z is analytic at z बराबर a। दूसरा पॉइंट है हमारा 0 से, if fz has zeros of
ऑर्डर m एट z बराबर a, देन fz को कैसे लिखेंगे हम, z माइनस a रेज टू पावर m फाई z, वही कंडीशन फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाई z इज एनालिटिक। फाई z कैसा है, एनालिटिक है एट z बराबर a पे। ठीक है, तो ये हो गई जीरोस और पोल की बात, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तीसरा हम लिखते हैं कि इफ fz के पास है पोल जिसका ऑर्डर है m एंड gz के पास भी है पोल, मैं शॉर्टकट लिख रही हूं, इफ fz हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a एंड gz हैज पोल ऑर्डर n, वही दोनों के लिए पॉइंट है z बराबर a, देन fz इंटू gz हैज पोल ऑफ ऑर्डर m प्लस n एट z बराबर a। दो फंक्शन है, उनके पास m और n ऑर्डर के पोल हैं z बराबर a पे, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी m प्लस n ऑर्डर का पोल रखेगा। देखो पोल है तो एक के fz के नीचे क्या आएगा, fz को इस तरह लिखेंगे, gz मान लिया कोई फंक्शन है उसे हम इस तरह लिख रहे हैं। अब दोनों ही नॉन जीरो है a पे, तो ये कोई एक नया फंक्शन बता देंगे हम, कोई hz, और ये हो गया z माइनस a रेज टू पावर m प्लस n। इस तरह हम इसे देख सकते हैं। अब इस तरह आगे भी आपको ही देखने हैं आगे। फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है, बात कर रहा है जीरोस पे। देखो जीरो में भी यही है, यदि मल्टीप्लाई में होगा पोल हो या फिर जीरो हो, जीरो के लिए भी सेम है, पोल या फिर जीरो। जीरो में क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएंगे ये ऊपर, और तो हाँ m प्लस n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पोल या जीरो के लिए। लिख देती हूं मैं ब्रैकेट में जीरो, यदि जीरो है तो जीरो के लिए बात करेंगे। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट डाउन करिए। थर्ड में याद रखिए, पोल है या जीरो है, दोनों के लिए ये रिजल्ट ट्रू होने वाला है। फोर्थ पॉइंट कहता है, इफ fz has pole of order m at z बराबर a, then f dash z has pole of order, कितने ऑर्डर का रखेगा, यदि ये m ऑर्डर का रख रहा है पोल, तो m प्लस 1 ऑर्डर का, m प्लस 1 एट z बराबर a। कोई फंक्शन है उसके पास m ऑर्डर का पोल है, तो उसका डेरिवेटिव m प्लस 1 ऑर्डर का पोल रखेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, कैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे m प्लस 1 की पावर आपको मिलेगी, आप करके देख सकते हैं। इसी तरह जीरोस की बात करें, इफ fz हैज जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a, देन f dash z हैज जीरो ऑफ ऑर्डर m माइनस 1 एट z बराबर a। पोल में क्या होता है, एक डेरिवेटिव के बाद एक ऑर्डर बढ़ जाता है, लेकिन जीरो में क्या होता है, घट जाता है m माइनस 1। यहाँ पे m प्लस 1 हुआ पोल में, जीरो में क्या होता है, m माइनस 1 हो जाता है। जीरोस में क्या होता है, m माइनस 1 हो जाता है। तो इसे आप नोट करें।
फिर हम नेक्स्ट रिजल्ट पे बात करने वाले हैं। एक मिनट इस पर्दे से ही मिटा देते हैं। तो अब बात करते हैं हम हमारे फिफ्थ रिजल्ट पे। फिफ्थ रिजल्ट कह रहा है एफजेड के पास 0 है। फिफ्थ तो हो गया, सिक्स रिजल्ट है ना, 6 नंबर। इफ एफजेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर m एट z बराबर a। z बराबर a पे एफजेड हमारा m ऑर्डर का 0 रख रहा है, देन f ऑफ z बाय f डैश z। अब आप बताइए इसके पास कैसा 0 मिलेगा? 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा या कुछ और मिलेगा? fz upon f dash z has removable singularity at z बराबर a। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट f डैश z बाय f z, ये क्या रखने वाला है? सिंपल पोल, हैज सिंपल पोल। कैसे? देखो इसके पास इसका कोई एफजेड होगा, एफजेड के पास m ऑर्डर का 0 है। हमने क्या लिखा? z माइनस ए रेज टू पावर m फाइव जेड। ये तो हो गया हमारा एफजेड। हम एफ डैश जेड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? z माइनस ए रेज टू पावर m फाइव डैश जेड प्लस m z माइनस ए रेज टू पावर m माइनस 1 फाइव जेड। इस तरह करेंगे हम, इसमें से कॉमन लेंगे z माइनस ए रेज टू पावर m माइनस 1। ये हुआ z माइनस ए रेज टू पावर फाइव डैश पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में, फाइव डैश जेड प्लस m फाइव जेड। अब हमने किया फर्स्ट में एफ जेड अपॉन इतना, एफ जेड अपॉन एफ डैश जेड, तो हमारे पास बचा z माइनस ए फाइव जेड अपॉन z माइनस ए डैश फाइव डैश जेड प्लस m फाइव जेड। एक कंडीशन तो हो सकती है, देखो z की वैल्यू जब हम a रखेंगे तो ऊपर वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, ये नॉन 0 होगी। तो एक तो हम कह सकते हैं इसके पास 0 है, लेकिन ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बन जाएगी। कैसे? किसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसकी लिमिट तो हम निकाल ही सकते हैं। 0 वैल्यू आ रही है तो हम इसकी लिमिट तो हम निकाल पाएंगे और हम फंक्शन की वैल्यू असाइन करके और वहां से हम दे देंगे वैल्यू। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा ये। अब हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्या होगा? ये नीचे आ जाएगी उल्टा होके ये वाली टर्म, तो ये सिंपल पोल का काम करेगी। तो नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, इसे नोट डाउन करें एक मिनट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट हमें बताता है इफ fz and gz analytic and has 0 at z बराबर a of order m and n रेस्पेक्टिवली। यानी fz के पास m ऑर्डर का 0 है एंड gz के पास n ऑर्डर का 0 है। तो फर्स्ट कंडीशन m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यदि m n से बड़ा है, m है वो n से बड़ा है, जब m n से बड़ा है तो जो हमारा फंक्शन है fz बाय gz, देखिए जो हमारा फंक्शन है fz बाय gz,
इसके पास ज्यादा जीरोस हैं, कुछ जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जीरोस बच जाएंगे, है ना। तो ये क्या रखेगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z बराबर a। जब हमारे पास जीरो होता है ना किसी फंक्शन के पास, तो उस पॉइंट पे हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही बोलते हैं। सेकंड, यदि m है वो छोटा हो जाए n से, तो fz बाय gz। अब z माइनस z नोट की टर्म्स, z माइनस a की टर्म कहाँ आएगी, नीचे। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, हैज पोल, कितने ऑर्डर का पोल रखेगा, कितने ऑर्डर का, n बड़ा है तो n माइनस m ऑर्डर का पोल रख सकता है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये तो बातें हुई fz इंटू gz एंड fz बाय gz की। इसके अलावा मैंने आपको लिमिट पॉइंट के बारे में बताया था कि जो लिमिट पॉइंट है, जीरोज का लिमिट पॉइंट भी लेंगे एंड हम लेते हैं इसके साथ ही हमारा जो क्या होता है, पोल्स के लिमिट पॉइंट भी लेंगे। मैंने शायद एक क्लास में चर्चा की थी, जो जीरोस का लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड होता है, और जो पोल्स का लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड होता है। तो 8th पॉइंट लिखें, द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस जो फंक्शन होता है उसके पास जीरोस है, यदि हम उन जीरोस का लिमिट पॉइंट बनाए तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस हैज या इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी या फिर ये जो जीरोस का लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनता है ऑफ fz की। कैसा बनता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनता है हमेशा fz की, या जिस भी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। 9th, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल या लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज non-isolated essential singularity उस फंक्शन की। ये बात भी मैंने आपको बताई थी जब हम पोल्स में पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल किया था हमने, पोल्स पे नहीं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी में हमने क्वेश्चन किया था sin 1/z। उसमें जो 1/n टाइप की जो टर्म आती है वो तो हमारी कैसे बन रही थी, 1/n टाइप की जो टर्म आती है वो तो हमारी पोल्स बन रही थी, लेकिन जो जीरो था वो उन सब का क्या हो रहा था, लिमिट पॉइंट बन रहा था जीरो। तो लिमिट पॉइंट बन रहा था तो वो थी हमारी, मैंने बताया था एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। एसेंशियल में भी कौन सी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट लिखते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट पॉइंट, यदि हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है इन्फिनिटी पे, मुझे सिंगुलैरिटी चेक करनी है इन्फिनिटी पे, तो मैं क्या करूं, इफ आई चेक सिंगुलैरिटी ऑफ fz एट z बराबर इन्फिनिटी, देन I check f1/z एट z बराबर 0। मुझे यदि इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी चेक करनी है तो मैं इन्फिनिटी पे चेक करने की ना बजाय fz में z को तो 1/z से रिप्लेस कर दूं एंड z को की जो फंक्शन मिलेगा उसकी z बराबर 0 पे सिंगुलैरिटी चेक करूं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसकी जो सिंगुलैरिटी हमें मिलेगी वही सेम fz की z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी मिलेगी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स और इन पे हमने आज की बात। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैरोमॉर्फिक फंक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैरोमॉर्फिक फंक्शन पे बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।